जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, यथार्थवादी और व्यक्तिवादी उपन्यासकार। तो देखते हैं, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मुंह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। किसमें? यथार्थवादी उपन्यास में। इस धारा के उपन्यासों की यह बड़ी विशेषता है कि यह न तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को, यह व्यक्ति व समाज को जोड़कर देखते हैं। तो इसमें आते हैं उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर, अमरकांत, ये आते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। तो उदय शंकर भट्ट का जन्म 1889 में अंठानवे में होता है। 1898 में होता है उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में, और मृत्यु इनका 1996 में होता है। तो उदय शंकर भट्ट जब उदय होता है शंकर का नए मोड़ पे, तो सागर लहरे और मनुष्य को लोक परलोक दिखता है और शेष अशेष कुछ नहीं बचता है। तो उदय शंकर भट्ट का नए मोड़, सागर लहरे और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। उपेंद्रनाथ अश्क, इनका जन्म होता है 1910 में और मृत्यु होता है 1996 में। सितारों का खेल, उपेंद्रनाथ अश्क जब सितारों के खेल देखते हैं, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखों से अश्क बहता है, गर्म राख पड़ जाता है, गर्म राख पे पड़ता है। तो सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव। अब देखिए, बांधो न नाव इस ठाव जब आएगा तो उपेंद्रनाथ अश्क का हो जाएगा। अगर वहीं पे बांधो न नाव इस ठाव बंधु आ जाएगा तो निराला का हो जाएगा। तो बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा, ये सब किसका है? ये है उपेंद्रनाथ अश्क का। तो 11 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने अश्क ने। एक बार फिर से देखते हैं। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा, ये उपेंद्रनाथ अश्क के हैं। विष्णु प्रभाकर भी यथार्थ में रहते हैं, यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। 1915 में इनका जन्म होता है, विष्णु प्रभाकर का। झरोखे, तो झरोखे 1967 की है। कड़ियाँ 1970 का। तो भीष्म साहनी का झरोखे, कड़ियाँ, तमस, फिर बसंती, मैया दस की माड़ी, कुंतो, ये किसका है? तो ये भीष्म साहनी का है। और नीलू नीलमा नीलोफर, जय हिंद की सेना। तो भीष्म साहनी का झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दस की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर और जय हिंद की सेना। अब है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का है महाकाल। अमृत के लिए लाल महाकाल में जाते हैं। सेठ बाके लाल वहाँ पे बूंद और समुद्र में बैठ के शतरंज के मोहरे खेलते हैं। सुहाग के नूपुर के लिए। अमृत और विष, अमृतलाल नागर किस लिए गए थे? तो अमृत और विष के लिए गए थे। 7 घूंघट वाला मुखड़ा में अमृत छुपा हुआ था। एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, अमृत देख के क्या हुआ? तो एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ। 1990 का है। तो एक बार देखते हैं अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन कौन से हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, ये तो ऊपर हो जा रहा है, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, तिनके बिखरे, अग्निगर्भा और करवट और पीढ़ियाँ। ये हो गई इनका अमृतलाल नागर का है। अमरकांत का जन्म 1925 में होता है। इनका पहला उपन्यास जो है सूखा पत्ता 1959 में, ग्राम सेवका
कटीले राह के फूल, आकाश का पंछी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, इन्हीं हथियारों से इन पे पुरस्कार मिला था ना, इन्हीं हथियारों से, सुन्नर पांडे की पतोहू, खुदीराम। तो ये हो गए, इनका क्या हो गया, उपेंद्र नाथ अमरकांत का है सूखा पत्ता, ग्राम सेवका, कटीली राह के फूल, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, इन्हीं हथियारों से, सुन्नर पांडे की पतोहू और खुदीराम। तो ये हो गए उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास। तो अमरकांत जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे इनको वो मिला था ना, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य पे 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर अमरकांत को इन्हीं हथियारों से 2007 पे क्या मिलता है, अमरकांत को साहित्य अकादमी मिलता है। फिर इनको व्यास भी मिलता है, अमरकांत को व्यास भी मिलता है। ठीक है, इन्हीं हथियारों पे ही व्यास भी मिलता है अमरकांत को। कब मिलता है व्यास इन्हीं हथियारों पे, 2009 में, यानी 2009 में इन्हीं हथियारों उपन्यास जो है इस पे इनको व्यास भी मिला 2009 में। और इनको संपूर्ण साहित्य पे श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप में ज्ञानपीठ 2009 में मिला, व्यास और ज्ञानपीठ 2009 में मिला था। लेकिन इन्हीं हथियारों पे इनको 2007 में मिला था ना, हाँ 2007 में मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास पे 2007 में साहित्य अकादमी मिलता है। 2009 में संपूर्ण साहित्य पे इनको श्रीलाल शुक्ल के साथ ज्ञानपीठ मिलता है। और फिर इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है इसमें इनको व्यास भी मिलता है, 2009 में व्यास मिलता है। ठीक है, तो इनको व्यास, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार तीनों इनको सम्मान दिया गया है। किसको, अमरकांत को। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अमरकांत उदय शंकर भट्ट के विषय में जरा देखेंगे। उदय शंकर भट्ट कृत सागर लहरें और मनुष्य को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। तो सागर लहरें और मनुष्य को ये तो यथार्थवादी हैं, लेकिन इनके उपन्यास को कई विद्वान आंचलिक मानते हैं। और इसमें मुंबई के निकट वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। ठीक है, और अभी हम लोग इनका थोड़ा सा पढ़े हैं, विष्णु प्रभाकर का कौन सा था, विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर, इस पे भी साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, अर्धनारीश्वर पे भी साहित्य अकादमी मिला है। और ये अर्धनारीश्वर 1992 का है। और साहित्य अकादमी का तो समय नहीं याद आ रहा है अर्धनारीश्वर का, हाँ 1993 में, एक साल बाद ही मिल गया था इनको। ठीक है, अर्धनारीश्वर पे 1993 में साहित्य अकादमी मिल गया था, 92 की रचना है। तो थोड़ा सा याद आया, हम कहीं बता दें। और तमस पे भी मिला था। आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम ही बता दे रहे हैं, आप लोग तो कमेंट में कुछ बताते हैं नहीं, पूछती हूँ तो इनको तमस पे 1973 की रचना है। और 1975 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था, 1975 में मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तमस पे। चलिए देखते हैं उदय शंकर भट्ट का और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी हमने करा दिया है। ठीक है, सरस्वती ज्ञानपीठ साहित्य और सरस्वती करा दिया है, व्यास सम्मान कराना है। तो देखते हैं इनका जो है नए मोड़ में शिक्षित एवं स्वावलंबी स्त्री की व्यवस्था का अंकन हुआ है कि नए मोड़ में कैसे एक शिक्षित एवं स्वावलंबी जो स्त्री होती है वो विवश हो जाती है, अंकन इसी में दिया है, नए मोड़ में दिया है। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण है। लोक परलोक में क्या है, इसमें ग्रामीण जीवन पे आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव का चित्रण है लोक परलोक में। शेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण हुआ है। किसमें, शेष अशेष में। उपेंद्र नाथ अश्क का है, अश्क के कई उपन्यासों का नायक केंद्रीय पात्र चेतन है। ये उपन्यास हैं गिरती दीवारें। देखिए 2021 का प्रश्न है, गिरती दीवारों में भी पात्र चेतन है। शहर में घूमता आईना, ये भी इसका भी पात्र चेतन है। एक नन्ही कंदील और बांधो नाव इस ठाव पलटती धारा, 1 2 3 4 5 उपन्यासों का पात्र चेतन है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो नाव इस ठाव
पलटती धारा। इसमें इसके चेतन जो पात्र है, पांचों उपन्यास के पात्र कौन है, तो चेतन है। इन्होंने गिरती दीवारों की रचना श्रृंखलाबद्ध रूप से की है। तो दीवार बनती है श्रृंखलाबद्ध रूप से की है, जिस पर फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू का प्रभाव है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि कौन सा उपेन्द्रनाथ के कौन सा उपन्यास है जिसमें रोमा फ्लू का प्रभाव है। तो यही गिरती दीवारें जो है, इस पर रोमा फ्लू का प्रभाव है और इस श्रृंखलाबद्ध रूप में लिखी गई है। बड़ी बड़ी आंखें में को सुमित्रा नंदन पंत ने गीत उपन्यास कहा है। तो बड़ी बड़ी आंखें किसकी हैं, तो सुमित्रा के नंद की है, यानी उनके बच्चे की है। सुमित्रा नंदन पंत के ने गीत उपन्यास कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने गीत उपन्यास कहा है ना। तो ये पूछा जाता है कि बड़ी बड़ी आंखों को गीत उपन्यास किसने कहा है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। गर्म राख में क्या है, इसमें नायक जगमोहन के जीवन का अंकन है। नायक जगमोहन के जीवन का अंकन है। एक रात का नरक, इसमें अश्क के ही उपन्यास एक नन्ही कंदील का एक अंश है। तो यह भी महत्वपूर्ण रहता है कि कौन सा अश्क का उपन्यास है जिसमें एक नन्ही कंदील का एक अंश है। एक नन्ही कंदील का एक अंश है, कौन सा उपन्यास है, तो एक रात का नरक है। एक रात का नरक। विष्णु प्रभाकर आ जाते हैं। विष्णु प्रभाकर का है ढलती रात। ढलती रात में ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। ठीक है, ढलती रात में ब्रिटिश ऐसे कर लेंगे, ब्रिटिश भारत में आती है कब, ढलती रात में, और विष्णु देखते रहते हैं। निशिकांत, उनके पहले उपन्यास ढलती रात 1951 का ही पुनर्लिखित रूप है। देखिए भी महत्वपूर्ण रहता है। जो निशिकांत क्या है, तो ढलती रात जो लिखा था उसका ही इन्होंने पुनर्लिखित रूप लिखा है निशिकांत नाम से। ठीक है, निशिकांत जो है उनके पहले उपन्यास ढलती रात। अच्छा, ढलती रात जो लिखा था इन्होंने, जिसमें ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 तक की जो इन्होंने स्थितियों का चित्रण किया है ढलती रात में, उसी का इन्होंने अगला या पुनर्लिखित रूप निशिकांत रख दिया। ठीक है, तट के बंधन उपन्यास प्रेम एवं विवाह एवं नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया। तो तट के बंधन में ये प्रेम विवाह में बंधन बन जाते हैं लोग। नारी की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा है किसने, विष्णु प्रभाकर ने, तट के बंधन। स्वप्नमयी में तर्क से परे कल्पनामयी एवं स्वप्नजीवी स्त्री के जीवन का चित्रण है। किसमें, स्वप्नमयी में तर्क से परे कल्पनामयी, मतलब कोई तर्क ही नहीं, इतना कल्पना किया है कि स्त्री ने अपने स्वप्नजीवी जीवन में स्वप्नजीवी स्त्री के जीवन का चित्रण किया गया है कि एक स्त्री कैसे कल्पना कर लेती है स्वप्न को लेके अपने। ठीक है, अगले पृष्ठ पे आते हैं। कोई तो में स्त्रियों के जीवन की नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार पर आधारित समस्याओं को इंगित किया गया है। कोई तो किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इसमें उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। किसमें, अर्धनारीश्वर में। संकल्प है इनका विष्णु प्रभाकर का। इसमें परित्यक्ता स्त्री की मन स्थिति का चित्रण हुआ है। विष्णु प्रभाकर की दृष्टि में पुरुष एवं नारी प्रबल आकर्षक से मुक्त होकर ही पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। विष्णु प्रभाकर क्या कहते हैं कि पुरुष एवं नारी प्रबल आकर्षक से मुक्त होकर ही पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। अब ते हैं भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म साहनी क्या है, सामाजिक यथार्थवादी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। कौन से हैं, विष्णु प्रभाकर जो भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी और विष्णु प्रभाकर सब यथार्थवादी ही थे। भीष्म साहनी कृत झरोखे उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। कड़ियाँ में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा वर्णित है, जिसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। कड़ियाँ में
तमस तमस भीष्म साहनी का है। इसमें इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है 1975 में। तो भीष्म साहनी का जो तमस है, इसमें सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है तमस भीष्म साहनी का, इसीलिए तो साहित्य अकादमी मिल गया इसे। ये 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है। किसमें? भीष्म तमस में। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप ले लिया। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों को दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार चित्रित किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि बड़े लोगों की स्वार्थपूरक नीतियां जनसामान्य के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। बसंती में क्या है? महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र बसंती शोषण का शिकार होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है तथा व्यवस्था से लड़ती है। मैया दास की माड़ी ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है और इनमें 1840 से 1920 ईस्वी तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। किसमें? मैया दास की माड़ी में। उपन्यास में मैया दास धनपत तथा हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। कुंतो में क्या है? कुंतो उपन्यास में नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को उठाया गया है। कुंतो में नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। किसमें? नीलू नीलिमा नीलोफर में। अमृतलाल नागर का क्या है? अमृतलाल नागर ने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक सामाजिक, दूसरा यथार्थवादी के उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखा। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास लिखे जिनके पृष्ठभूमि सन 1850 से 1950 ईस्वी तक का समय है। तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास लिखा है इन्होंने। अमृतलाल नागर के महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल त्रासदी का चित्रण हुआ है। किसमें? महाकाल में। महाकाल का अन्य नाम भूख है। महाकाल का अन्य नाम क्या है? भूख है। बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुणदोष चित्रण किया हुआ है। गुणदोष का चित्र किया है इसमें। बुध और समुद्र में क्या है? व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का विश्वसनीय चित्रण है। बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का क्या है? विश्वसनीय चित्रण है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है। तो ये बूंद और समुद्र क्या है? इसमें लखनऊ के एक बड़े पुराने चौक पर केंद्रित है बूंद और समुद्र। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, जीवन दृष्टियाँ, मर्यादाओं टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं का चित्रण है। उपन्यास का समय काल भारतीय क्या लिखा है? गणतंत्र की स्थापना के आसपास है। देखना पड़ेगा थोड़ा सा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के आसपास का है क्या? कौन सा है ये? यह व्यवस्थाओं का कौन सा? डॉक्टर गोपाल राय ने? नहीं, हमें आप बूंद और समुद्र के विषय में पढ़ रहे थे ना। ठीक है। बूंद और समुद्र ये लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है और इसमें क्या है कि रीति नीति, जीवन दृष्टियाँ, मर्यादाएं
टूटती हैं और निर्मित होती हैं। व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है बूंद और समुद्र में। इस उपन्यास में समय काल जो है भारतीय गणतंत्र की स्थापना के आसपास का समय है। डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम के उपन्यास कहा जा सकता है। तो गोपाल राय क्या लिखते हैं कि ये बूंद और समुद्र जो है इसे महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा जा सकता है। शतरंज के मोहरे उपन्यास 1820 से 37 ईस्वी तक के अब तक के क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। इसमें अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण है। तो शतरंज के मोहरे में अवध की जनता पिस रही है। ठीक है। फिर सुहाग के नुपुर तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम पर आधारित उपन्यास है। तो सुहाग का नुपुर ये किस पे आधारित है? तो तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम इसी पे आधारित है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है, अर्थात पत्नी कन्नगी एवं गणिका माधवी द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। इसमें अमृत और विष में स्वतंत्र भारत के 15 वर्षों के राजनीतिक सामाजिक जीवन का चित्रण है अमृत और विष में। साथ ही एक संपादक के जीवन के माध्यम से तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या है? अमृत और बूंद में भारत के 15 वर्षों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। ठीक है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा में क्या है? इसमें क्या उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू का चरित्र है। इसमें हृदय स्त्री का अंकन है। तो 7 घूंघट वाला मुखड़ा कौन निकालेगा? स्त्री ही निकालेगी। तो बेगम समरू का इसमें क्या है? चित्रण दिया है। एकदा नैमिषारण्य इसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आचार्य मानस के हंस में क्या है? मानस के हंस तथा खंजन नयन तुलसीदास तथा सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मानस का हंस तुलसीदास पे लिखा गया है और खंजन नयन ये सूरदास पे लिखा गया है। मानस का हंस क्या है? ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसकी रचना लखनवी शैली में की गई है। बीच में अवधी बोली प्रयोग से ग्रामीण झांकी का जीवन एवं रोचक चित्रण हुआ है। इसमें तुलसीदास के जीवन संघर्ष को प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास इरविंग स्टोन से बानगॉग एवं माइकल एंजली पर आधारित उपन्यास की याद दिलाता है। मधुरेश के अनुसार तुलसी के प्रसंग में नागर जी ने दोहरे विरोध का जोखिम उठाया है। तो मधुरेश के क्या कहते हैं कि जो ये नागर जी हैं इन्होंने दोहरे विरोध का जोखिम उठाया है। एक और तुलसी के चरित्र को अखाड़ों और रामलीला के माध्यम से सामाजिक संगठन की कल्पना द्वारा हिंदूवादी आधार देकर लोगों द्वारा उसे गुरु गोलवलकर की जीवनी तक कह देने का खतरा उठाया है। वहीं मोहिनी के प्रसंग द्वारा दूसरे वर्ग के लोगों की तुलसीदास के चरित्र के अपकर्ष के आरोप के लिए उस्काया है। मानस का हंस में 3 स्त्री पात्र हैं। मानस के हंस में कितने स्त्री पात्र हैं? 3 स्त्री पात्र हैं मानस के हंस में। चम्मू, सहुआइन, विधवा, राजकुमारी एवं रत्नावली जो तुलसीदास के प्रति प्रणय भाव रखती हैं। खंजन नयन में एक तरफ धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध तो दूसरी तरफ हिंदू प्रजा के प्रति मुसलमान शासकों के व्यवहार में अंतर को उभारा है। सूरदास ने अपने जीवन के 104 वर्षों में इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और अकबर का शासनकाल देखा था। तो सूरदास ने अपने 104 जीवन वर्षों में कितने? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर का शासनकाल देखा था। खंजन नयन में सूर्य के युग का सर्वांगीण चित्रण हुआ है। कुंतो मल्लाहिन के साथ सूर्य की प्रेम कथा की बुनावट
के कारण नागरजी को अनेक पाठकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। तो खंजन ने लिखे थे, तो अनेक लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यासों की पात्र निर्गुणिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा वर्णित है नाच्यो बहुत गोपाल में। करवट उपन्यास में लखनऊ के एक स्त्री परिवार की 3 पीढ़ियों वाला मुशद्दी लाल, उनके पुत्र वंशीधर टंडन तथा पौत्र देश दीपक से संबंध कथा वर्णित है। करवट में वर्णित समय काल लगभग 1805 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का है। अब आते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार। व्यक्तिवादी उपन्यासकार में भगवती आते हैं। भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, 2 ही उपन्यासकार हैं व्यक्तिवादी में। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में होता है और मृत्यु 1981 में। पतन है 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। तो यही भगवती चरण वर्मा के उसमें लिखे थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधे साधे रास्ते लिखे थे ना, वो रांगे रांगो। तो पतन, चित्रलेखा, पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 63, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीच का 73, युवराज चुंडा 1978 और धुप्पल 1981, चाणक्य भी 1982 में। तो ये 17 उपन्यास लिखे हैं कौन? भगवती चरण वर्मा। और ये उपन्यास व्यक्तिवादी में 2 ही आते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल और भगवती चरण वर्मा। तो एक बार देखते हैं। पतन भगवती का है। पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीच का, युवराज चुंडा, धुप्पल, चाणक्य। ये भगवती चरण वर्मा का है। अब है लक्ष्मी नारायण लाल। इनका जन्म 1927 में होता है और मृत्यु 1987 में। तो लक्ष्मी नारायण लाल का धरती की आंखें 1951 में है, बयां का घोंसला और सांप 1953 में, काले फूल का पौधा 1955 में, रूपा जीवा 1959 में, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 में, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, श्रृंगार 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट पैलेस 1986। तो 15 उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। तो एक बार देख लेते हैं इनका एक साथ। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है धरती की आंखें, बयां का घोंसला और सांप, काले फूल और पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, श्रृंगार, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनाट पैलेस लक्ष्मी नारायण लाल का ये सब उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के विषय में मधुरेश लिखते हैं कि प्रेमचंद्र और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना है। व्यक्तिगत जीवन से संबंध, प्रेम, नैतिकता, पाप, पुण्य आदि को ही उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। किसने? भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी या भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। पतन में मुख्यतः अपराध एवं बलात्कार संबंधी घटनाओं का चित्रण हुआ है। किसमें? पतन में।
चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। तो पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का, जिसमें पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है, तो चित्रलेखा है। और चित्रलेखा पर किसका प्रभाव है, तो अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। 3 वर्ष में प्रेमचंद्र के विवाह में परिणित होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण हुआ है। प्रेम के विवाह 3 वर्ष में प्रेम के विवाह में परिणित होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण हुआ है। और 3 वर्ष क्या है, इसमें विश्वविद्यालय जीवन का भी चित्रण है। प्रेम विवाह का तो है ही, विश्वविद्यालय जीवन का भी चित्रण हुआ है। वेश्या सरोज के जीवन मूल्य एक अभिजात स्त्री प्रभा की तुलना में अधिक उच्च पड़ते हैं 3 वर्ष में। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की 2 पीढ़ियों के मध्य अंतराल चित्रित किया गया है। साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा को दर्शाया गया है। अपने खिलौने में व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के भीतर की विडंबना को दर्शाया गया है। अपने खिलौने, तो अपने खिलौने भगवती चरण वर्मा का है। भगवती शरण है ना, भगवती चरण है, ये भगवती चरण वर्मा है। भूले बिसरे चित्र में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक की सामाजिक जीवन का एवं राजनीतिक दशा की पृष्ठभूमि पर एक परिवार की 4 पीढ़ियां यानी मुंशी शिवलाल से नवल किशोर तक के जीवन का चित्रण हुआ है। गोपाल राय लिखते हैं कि भूले बिसरे चित्र 3 पीढ़ियों 1890 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। वह फिर नहीं आई में आधुनिक समय की जटिलताओं और विषमताओं के बीच अटूट जिजीविषा का अंकन हुआ है। क्या वह फिर नहीं आई? सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की व्यवस्था का अंकन हुआ है। सामर्थ्य और सीमा, इसमें क्या है, प्रकृति के सामने मनुष्य की व्यवस्था का अंकन हुआ है। रेखा में स्त्री के अंतर्द्वंद का अंकन है। रेखा जो लिखे हैं इसमें क्या है, रेखा नाम की स्त्री है, अंतर्द्वंद का अंकन है इनमें। फिर है सच्ची सीधी बातें में राष्ट्रीय आंदोलन 1938 से 1948 ईस्वी की बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया है। किसमें, सीधी सच्ची बातें में। सभी नचावत राम गोसाई, इसमें है 1919 से 1965 ईस्वी के बीच समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी को एक साथ जोड़कर सामंतशाही का अंत, पूंजीवाद का उदय एवं शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में जकड़ने की कथा का चित्रण किया गया है। किसमें, सभी नचावत राम गोसाई। प्रश्न और मिरीच का 1947 ईस्वी का है। ये भी किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। आज़ादी के उपरांत जनता के मन की आकांक्षाएं एवं 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद मोहभंग से उत्पन्न निराश एवं कुंठा का चित्रण किया गया है। तो आज़ादी जो हुआ था 1947 में और जो चीनी आक्रमण हुआ था, दोनों के विषय में प्रश्न और मरीचिका में दिया है। युवराज चुंडा तथा चाणक्य ये ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास हैं और धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो ये पूछा जा सकता है कि धुप्पल जो है किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का है। कैसा उपन्यास है, तो आत्मकथात्मक है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी और इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। अब ऐतिहासिक उपन्यास शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद। हमने प्रगतिवाद और व्यक्तिवाद उपन्यासकारों को पढ़ा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, सुनने के लिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत हमारा मेहनत को हमारे समझते हो और हमारा सहयोग करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। और सुबह 4:30 बजे हम यूथ का जो है भाषा विज्ञान का लाइव कर रहे हैं। जिसको जुड़ना है साथ में हमारे साथ प्रश्न आंसर कर सकता है और वो जो है यूथ सॉल्व कर सकता है। तो धन्यवाद मित्रों, जय माता दी, राधे राधे।